अब बात करते हैं एज ऑफ रिवाइवल की। तो एज ऑफ रिवाइवल का टाइम पीरियड अगर देखें तो वो है 1400 टू 1550 AD। अब आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि इसे एज ऑफ रिवाइवल क्यों कहा जाता है। तो मेरे विचार से एक रीज़न जो इसे मेजरली एज ऑफ रिवाइवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड में रीडिस्कवर किया गया आर्ट और लिटरेचर जो पुराने ज़माने में होते थे और उनको इमिटेट किया गया। और यहाँ पर इस समय पे हम देखते हैं कि लोग ग्रीक लिटरेचर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो लोग लैटिन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है कि इसे एज ऑफ रिवाइवल इसलिए कहा जाता है कि क्लासिक लिटरेचर को उठाकर उसे इमिटेट करने लगे ऑथर और आर्टिस्ट। एज ऑफ रिवाइवल में जो सबसे प्रमुख बात हुई थी वो थी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होना। हम देखते हैं कि मिडिल एजेस के टाइम पे इंग्लैंड पहले तो 100 इयर्स वॉर में इन्वॉल्व था, उसके बाद ब्लैक डेथ का करार उस पर आ गया। तो अब ये जब सिलसिला ख़त्म हुआ तो तब जाके इंग्लैंड में पीस आए, और जब ये प्रिंटिंग प्रेस आया तो बहुत मासेस में रिटन वर्क्स प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। तो जब अब लोगों के पास टाइम है, वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे किसी वॉर में या तो कोई ब्लैक डेथ नहीं है, तो इस टाइम जब थोड़ा पीस का माहौल है तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया। तो इसके वजह से लिटरेसी रेट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है एज ऑफ रिवाइवल में। जो पहले प्रिंटर थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर, उनका नाम है विलियम कैक्सटन। तो ये नाम आपको याद। चलिए बात करते हैं एक सिग्निफिकेंट इवेंट की जो कि हुई थी वॉर ऑफ रोजेस। अब अराउंड मिड 15th सेंचुरी में हम देखते हैं कि इंग्लिश पॉलिटिक्स उथल पुथल हो जाता है और कई सारे सिविल वॉर्स होने लगते हैं जिसे कहा जाता है वॉर ऑफ रोजेस। अब हम सब जानते हैं कि अराउंड मिडिल एजेस में हम देखते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 इयर्स वॉर होता है, और ये जो 100 इयर्स वॉर का कंक्लूजन ये निकलता है कि ब्रिटिश 1453 में हार जाती है एट बैटल ऑफ कैस्टिलियन। अब ये जब इतना बड़ा वॉर चला है तो जितना भी इंग्लिश का शाही खजाना है वो ख़त्म होने आया है। इंग्लैंड बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस ऑलरेडी सफ़र कर चुका है, और अब हम देखते हैं कि जब हेनरी द सिक्स किंग बने हुए हैं उनको एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि इनको हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं। अब ये जब चीज़ें हो रही थी वो अराउंड 30 साल तक चली। अब इसे कजिन्स वॉर भी कहा जाता है। इसे कजिन्स वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो परिवारों के बीच में टेंशन होती है जो कि रॉयल हाउस ऑफ प्लांटेजेंट की होती है। तो अब हम देखते हैं कि रॉयल हाउस ऑफ प्लांटेजेंट के 2 मेन राइवल्स होते हैं। पहला होता है हाउस ऑफ लिंसेस्टर जो कि एसोसिएटेड है रेड रोज से, और सेकंड हम देखते हैं हाउस ऑफ यॉर्क जो कि एसोसिएटेड है वाइट रोज से। तो ये है पूरा एक सिग्निफिकेंट इवेंट जिसे कहा जाता है वॉर ऑफ रोजेस। चलिए बात करते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट की। अभी एक रिलीजियस मूवमेंट था जिसका मेन एम ये था कि जो भी प्रैक्टिसेस है चर्चेस की उसमें सुधार ला सके। अभी इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोटेस्टेंट चर्चेस आ गए थे, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में एस्टैब्लिश किए गए थे। अब इसके जो प्रिंसिपल लीडर्स थे वो थे जर्मनी में मार्टिन लूथर थे, जेनेवा में कैल्विन थे, फिर ज्यूरिक में ज्विंगली थे और स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स थे।
चलिए देख लेते हैं मेजर राइटर्स और उनके मेजर वर्क्स जो कि प्रोड्यूस हुए थे एज ऑफ रिवाइवल में। पहले है डेसिड्रस इरास्मस। अब इनको कहा जाता है ह्यूमैनिस्ट मतलब स्कॉलर। अब इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा था जो कि था द प्रेज ऑफ फॉली। 1511 में ये चीज़ लिखी गई थी और ये सटायर है जो कि लिखी गई थी अगेंस्ट थियोलॉजियंस और चर्च के दिग्गज लोगों के लिए। नेक्स्ट है एंकिड्रियन मिलिटस क्रिश्चियनी। अब ये सिंपल मैनुअल है जो कि टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट को बारे में बताया गया है। अब आपको ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखना ज़रूरी है कि ये ट्रांसलेट की गई थी इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय विलियम टिंडेल। नेक्स्ट राइटर की बात करते हैं जिसका नाम है थॉमस ए कैम्पस। अब ये बहुत ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और इन्होंने कई सारे क्रिश्चियन मिस्टिकल वर्क्स लिखे हैं। इसमें से सबसे फेमस वर्क है उनका जो कि है इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल राइटर की जिनका नाम है मार्जरी कैम्प। अब मार्जरी कैम्प जी ने बहुत ज़्यादा जगह पे ट्रैवलिंग की थी जैसे कि जेरूसलम, रोम, कॉम्पेस्टेला और पोलैंड। अब इन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था बुक ऑफ मार्जरी कैम्प। अब इस बुक में इन्होंने जितने भी ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस थे उनके सारा कुछ इसमें इन्होंने नरेट किया है। अब एज ऑफ रिवाइवल में इस बात पर कोई संदेह नहीं कि लोग एक्सप्लोर करने लग गए नई जगह पे, लोग एडवेंचर पे जाने लग गए। इसके बहुत सारे रीजंस थे कि लोग क्यों एक्सप्लोर कर रहे थे, बट उस टाइम पे एक्सप्लोरर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे थे, सबको एडवेंचर पे जाना था। तो इसी क्रेज़ के वजह से हम कह सकते हैं कि थॉमस मोर के माइंड में आइडिया आया होगा कि वो एक वर्क लिखे जिसका नाम है यूटोपिया। चलिए डिस्कस करते हैं थॉमस मोर की यूटोपिया को। अब ये पब्लिश हुई थी इन ईयर 1516। ये एक पॉलिटिकल ऐसे है। अब यूटोपिया इन ग्रीक का मतलब होता है नोवेयर लैंड। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हर एक इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि ये ट्रांसलेट की गई थी बाय रैल्फ रॉबिन्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज इन द ईयर 1551। अब थॉमस मोर के यूटोपिया में सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि है राफेल हैथलोडे। अब ये एक इमेजिनरी पोर्चुगीज़ ट्रैवलर है। इन्होंने 3 वॉयजेस की है अमेरिको वेस्पूसी के साथ। अब हैथलोडे जो सरनेम है ग्रीक में इसका मतलब होता है टॉकर ऑफ नॉनसेंस। अच्छा, 2 बुक जो मेन बेसिस थी यूटोपिया के लिए, पहली तो थी प्लेटो की रिपब्लिक और दूसरी थी लॉस ऑफ प्लेटो। ये दोनों मूल आधार थी इस वर्क यूटोपिया की। अच्छा, यूटोपिया में मोर वॉर को ग्लोरीफाई नहीं करते और उनको लगता है हर एक आदमी को काम करना चाहिए लेकिन लंबे समय तक नहीं। इनफैक्ट मोर का मानना ये था कि हर इंसान 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। 6 घंटे बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आराम के लिए और ज़रूरतें भी आ जाएगी। चलिए थॉमस मोर के बाद देखते हैं राइटर रॉजर एशम। अब इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था इन 1545 जो कि था टॉक्सोफिलिस। अब ये ट्रिटाइज थी जो कि लिखी गई थी ऑन आर्चरी। अब ये जो बुक है ये है इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग।
जो कि है बिटवीन टॉक्सोफिलिस जो प्यार करता है शूटिंग से, और फिलोलॉगस जो कि है लवर ऑफ बुक्स। अभी इतनी सक्सेसफुल बुक थी कि रॉजर एशम को रॉयल पेंशन मिलता था $10 अ ईयर, जो कि बड़ी बात है। अब रॉजर एशम ट्यूटर भी रह चुके हैं प्रिंसेस एलिजाबेथ के। अच्छा, रॉजर एशम की मृत्यु के बाद उनकी वाइफ ने एक वर्क पब्लिश करवाया जो कि था द स्कूल मास्टर। अब ये जो वर्क है वो इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने मिलेगी सिडनी के वर्क डिफेंस ऑफ पोइट्री में। अब रॉजर एशम ने इस वर्क में बताया है कि कैसे इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि बच्चों को छोटी छोटी बातों पे दंडित किया जाता था स्कूल में। अब इस वर्क में इन्होंने बात की है सिसरोनियन टेक्निक के बारे में। अब ये टेक्निक है जहाँ पर कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर को लैटिन से इंग्लिश में सही तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या तो इंग्लिश टू लैटिन कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, इस टाइम पे एज ऑफ रिवाइवल में एक टर्म ओरिजिनेट हुआ था जिसका मतलब होता है जब राइटर बहुत ज़्यादा लिटरेरी बुकिश लैंग्वेज यूज़ करता है और जब भी वो ग्रामर का यूज़ कर रहा है वो एकदम रूल्स को ध्यान में रखते हुए लिख रहा है, उसको वो कहते हैं इनकॉन। अब इस वर्ड इनकॉन का एक मजाक बनाते हुए थॉमस विल्सन करके एक राइटर है, उन्होंने वर्क लिखा आर्ट ऑफ रिटोरिक। अब ये बहुत ज़्यादा नोटेबल वर्क है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज में, तो ये आप याद रखना। चलिए बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट पोएट्स एज ऑफ रिवाइवल में। पहले तो है अलेक्जेंडर बार्कले और दूसरे है जॉन स्केलेटन। अच्छा, अलेक्जेंडर बार्कले ने एक वर्क लिखा था द शिप ऑफ फूल्स। अभी एक ट्रांसलेटेड वर्क था जो कि लिखा गया था बाय सेबेस्टियन ब्रांड, जिन्होंने एक वर्क लिखा था डैस नारेसिफ। अब ये एक स्टोरी है जहाँ पर एक शिप है और इसमें अलग अलग प्रकार के इंसान हैं। अब इसमें सारे बेवकूफ़ और इरेशनल लोगों का कॉन्वर्सेशन यहाँ पे बताया है और ये सारे पैसेंजर्स एक जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम है नैरागोनिया। अब नैरागोनिया का मतलब होता है फूल्स पैराडाइज। अब बात कर लेते हैं पोएट लॉरिएट की जिनका नाम है जॉन स्केलेटन। अब इन्होंने एक वर्क लिखी थी, पोएम लिखी थी अ गार्लैंड ऑफ लॉरेल। अब ये एलोगोरिकल पोएम है जहाँ पर जॉन स्केलेटन अपनी खुद की तारीफ करते हुए बताते हैं ये कैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट है इन द वर्ल्ड। सेकंड पोएम है फिलिप स्पैरो। अब ये भी एक पोएम है जहाँ पर एक औरत का स्पैरो होता है, पेट होता है, वो मारा जाता है बाय कैट, तो ये उसके बारे में है। अब जॉन स्केलेटन एक वर्स से एसोसिएटेड है जो कि है स्केलेटोनिक वर्स। अब ये स्केलेटोनिक वर्स क्या है? स्केलेटोनिक वर्स एक वर्स है, शॉर्ट वर्स है जो कि इरेगुलर मीटर का होता है। अब जॉन स्केलेटन को बहुत ज़्यादा लोगों ने एडमायर किया, पर उनके जो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एडमायरर है जो कि है रॉबर्ट ग्रेव्स। चलिए इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज का ये सेशन। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाया करेगी।